हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा कि अगर एक पार्टिकल पे कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है, कंजर्वेटिव फोर्स का क्या क्या एग्जांपल दिया था स्टूडेंट्स मैंने? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स, देन स्प्रिंग फोर्स, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मैंने ये भी बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डिस्कशन हम लोग क्लास 12 में करेंगे, नेक्स्ट सेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा था मैंने कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क करता है एक पार्टिकल पे, तो उस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आता है, उस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आता है। सो क्या रिलेशन था स्टूडेंट्स? रिलेशन था work done by conservative force on a particle. Work done by conservative force on a particle is equals to negative of change in potential energy of the particle. ठीक है, this delta represents change और U से हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी। We denote potential energy by U। ठीक है ना स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान दीजिए। हम लोगों को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स ना स्टूडेंट्स। मान लीजिए एक पार्टिकल जिसका मास है, एक पार्टिकल जिसका मास है m, उसको डिस्प्लेस करवाया गया वर्टिकली फ्रॉम this position to this position। एक पार्टिकल जिसका मास है m, उसको वर्टिकली डिस्प्लेस करवाया गया फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। समझ में आया? तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा तो पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जब वर्क करेगा एक पार्टिकल को वर्टिकली डिस्प्लेस करवाने में, तब जो उस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आएगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? आई रिपीट, जब ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल वर्टिकली, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आएगा, पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आएगा। ठीक है, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्लियर? तो बेसिकली सबसे पहले आज हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लेके ही डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, कंसिडर ए पार्टिकल जिसका मास है m, कंसिडर ए पार्टिकल जिसका मास है m, और उसको डिस्प्लेस करवाया गया फ्रॉम इनिशियल पोजीशन yi टू फाइनल पोजीशन yf वर्टिकली अपवर्ड। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो। तो ऑब्वियसली उस पार्टिकल का मास है m, तो उस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, राइट? उस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा स्टूडेंट्स? यस, mg। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? mg। एक पार्टिकल जिसका मास है m, अर्थ उसको कितना फोर्स से अट्रैक्ट करता है? mg। इसको हम लोग वेट ऑफ द पार्टिकल भी कहते हैं, राइट? नाउ प्लीज कंसंट्रेट। वर्क डन बाय gravitational force, work done by
gravitational force in displacing a particle of mass m in vertically upward direction, from initial position yi to yf। ध्यान देना स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में आ सकता है कि सर अपने y क्यों यूज किया, y नॉट x। तो स्टूडेंट्स वर्टिकली हम लोग बेसिकली y एक्सिस से समझते हैं, इसलिए मैंने y दिया। वर्टिकल डायरेक्शन को हम लोग बेसिकली y एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने y दिया। ठीक है, सो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। ना स्टूडेंट्स, अगर हाइट उतना ज्यादा नहीं है, इस बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर हाइट बहुत ज्यादा नहीं है तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल को कांस्टेंट पकड़ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज मैंने पहले भी स्टूडेंट्स बहुत बार बोला कि हाइट अगर बहुत ज्यादा नहीं है देन ओनली वी कैन कंसीडर दिस g एज कांस्टेंट। व्हाट इज दिस g? इट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिए। अगर हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, हाइट का डिफरेंस अगर ज्यादा नहीं है तो जी में चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम लोग बहुत ज्यादा अर्थ से बहुत ज्यादा हाइट के बारे में बात नहीं कर रहे तो जी को हम लोग कांस्टेंट पकड़ सकते हैं। अगर जी कांस्टेंट है, माय ग्रेविटेशनल फोर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखना है कि अभी हम लोग जो भी डिराइवेशन करेंगे वो कम हाइट के लिए है, लाइक 4 to 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अगर हाइट बहुत ज्यादा है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जो भी हम लोग डिराइवेशंस कर रहे हैं, जो भी हम लोग फॉर्मूलास निकालेंगे, दे आर नॉट वैलिड। ठीक है, बिकॉज बहुत हाइट अगर बात करेंगे अर्थ के सरफेस से, अगर बहुत हाइट का बात करेंगे तो जी को हम लोग कांस्टेंट नहीं पकड़ सकते। अगर जी को हम लोग कांस्टेंट नहीं पकड़ सकते, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल भी हम लोग कांस्टेंट नहीं पकड़ सकते। इफ जी इज नॉट कांस्टेंट देन ऑब्वियसली एम जी इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट। समझ में आएगा स्टूडेंट्स? नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, क्योंकि हम लोग कम हाइट का बात कर रहे हैं तो एम जी इज कांस्टेंट। और पार्टिकल डिस्प्लेस कितना होगा स्टूडेंट्स? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल? इट्स yf माइनस yi, सिंपल। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट किस ओर? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट किस ओर? ऊपर। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स किस ओर? नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स किस ओर? नीचे। नाउ प्लीज कंसंट्रेट स्टूडेंट्स। हम लोगों ने क्या लिखा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स in displacing a particle of mass m in vertically upward direction from initial position yi to yf। क्या होगा स्टूडेंट्स? बिकॉज माई फोर्स इज कांस्टेंट, माई ग्रेविटेशनल फोर्स इज कांस्टेंट, हम लोग निकालेंगे कैसे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो वर्क डन बाय द फोर्स क्या होता है स्टूडेंट? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट? सो implies वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स के जगह पे आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? mg। डिस्प्लेसमेंट के जगह पे आप क्या लिखोगे? yf माइनस yi, यानी कि बेसिकली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो फोर्स नीचे, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, cos ऑफ 180। राइट स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। सो implies work done by gravitational force, work done by gravitational force, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल्स टू cos 180 is -1, so minus mg
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नाउ स्टूडेंट्स, एज gravitational force is a conservative force, as gravitational force is a conservative force, so we can write work done by gravitational force is equals to negative of change in potential energy। ठीक है, और change in potential energy of the particle, मतलब पार्टिकल जो यहां से यहां गया, पार्टिकल जो यहां से यहां गया, पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, सो इम्प्लाइज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, प्लीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस, ये तो नेगेटिव में था, तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज mg मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वर्टिकली। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? आया ना स्टूडेंट्स? एक चीज आपको समझ में आना चाहिए यहां से, एक चीज आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन। ठीक है, इसको आप तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं, UF माइनस UI। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल अर्थ सिस्टम। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर अर्थ पार्टिकल सिस्टम। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम? नो। इसको आप हमेशा याद रखोगे। ना स्टूडेंट्स, ये रिलेशन आपको क्या बता रहा है? ये रिलेशन आपको बता रहा है कि एक पार्टिकल जिसका मास है m, एक पार्टिकल जिसका मास है m, उसका दो अलग अलग वर्टिकल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी का कितना चेंज है। ठीक है, एक पार्टिकल जिसका मास है m, उसका अलग अलग वर्टिकल पोजीशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या चेंज है। समझ में आया स्टूडेंट्स? ना स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर एग्जांपल ये हम लोग का अर्थ सरफेस है, मान लेते हैं दिस इज आवर अर्थ सरफेस। ठीक है, आपको अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर एक पार्टिकल जिसका मास है m, उसका पोटेंशियल एनर्जी आपको बताना है। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नहीं बताना है, आपको पोटेंशियल एनर्जी बताना है। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्या बोला कि लेट दिस बी द अर्थ सरफेस। समझ में आया? उसके h हाइट ऊपर एट दिस पोजीशन एक पार्टिकल जिसका मास है m, उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो आपको बताना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपको अभी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपको अगर किसी पार्टिकुलर वर्टिकल पोजीशन में, आपको अगर किसी पार्टिकुलर वर्टिकल पोजीशन में एक पार्टिकल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलना है, तो आपको एक रेफरेंस लेवल पकड़ना पड़ेगा। मतलब कहीं पे किसी एक वर्टिकल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट? जैसे यहां पे आते हैं, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स,
आपको यहां पे पार्टिकल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो मैंने बोला किसी एक लेवल को एज ए रेफरेंस लेवल मानना पड़ेगा। जैसे कि इन जनरल देखा जाए तो अर्थ सरफेस को हम लोग रेफरेंस लेवल मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ सरफेस में हम लोग एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपको पूछूंगा, अर्थ सरफेस में एक पार्टिकल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है या हम लोग जीरो मान सकते हैं? आंसर इज जीरो मान सकते हैं। जीरो होता नहीं है, जीरो मान सकते हैं। बेसिकली इसको मैं रेफरेंस लेवल ले रहा हूं। ठीक है, जिस वर्टिकल पोजीशन में मैं पार्टिकल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानूंगा, उस पोजीशन को कहा जाता है रेफरेंस लेवल। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर। नेक्स्ट, अगर आप अर्थ सरफेस को एज ए रेफरेंस लेवल मान रहे हो, इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जीरो। यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक पार्टिकल का है जीरो। तो एच हाइट ऊपर एक पार्टिकल जिसका मास है m, वहां पे उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा निकाल सकते हैं हम लोग फ्रॉम दिस रिलेशन। ठीक है, सो दिस इज आवर इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज आवर फाइनल पोजीशन। तो मैं जो फॉर्मूला है पहले वो लिख लेता हूं एक बार, इज इक्वल्स टू mg फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। सो ध्यान दीजिए, दिस इज माई फाइनल पोजीशन, उसको मैं u लिखूंगा। दिस इज माई इनिशियल पोजीशन, इसको मैं रेफरेंस लेवल मान रहा हूं। इसका मतलब यहां का पोटेंशियल एनर्जी में कितना लूंगा? जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात प्लीज आप लोग मत भूलिए कि अर्थ सरफेस में पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होता। इन जनरल हम लोग अर्थ सरफेस में एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं। अगर हम लोग रेफरेंस लेवल मेंशन नहीं करते, इसका मतलब रेफरेंस लेवल किसको ले रहे? अर्थ सरफेस को। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ध्यान दीजिए, इट इज इक्वल्स टू mg। सो yf माइनस yi क्या है? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? सो दिस इज फाइनल पोजीशन, दिस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। अगर आप प्लीज ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, अगर आप अर्थ सरफेस को एज अ रेफरेंस लेवल मानते हो, इसका मतलब अगर आप अर्थ सरफेस में एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हो, देन उस पार्टिकल जिसका मास है m, उसका h हाइट ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया स्टूडेंट्स? ये चीज पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट जीरो नहीं होता है, हम लोग जीरो मानते हैं और उसको हम लोग कहते हैं एज ए रेफरेंस लेवल। समझ में आया? ठीक है, तो यहां से आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हम लोग अगर किसी भी लेवल को, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, किसी भी लेवल को अगर रेफरेंस लेवल मानेंगे तो उसके एच हाइट ऊपर पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा?
mgh। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। और अगर हम लोग रेफरेंस लेवल मेंशन ही नहीं करते हैं तो रेफरेंस लेवल किसको लेंगे आप? अर्थ सरफेस को, यानी कि ग्राउंड को। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। यहां से और एक चीज आपको मतलब आपका क्लियर होना चाहिए, वो ये है कि विथ हाइट with increase in position in the upward direction, पार्टिकल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता रहता है, रेफरेंस लेवल के हिसाब से उसका पोटेंशियल एनर्जी, उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑलरेडी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स भी पढ़ा। स्टूडेंट्स, अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन जाता है तो स्प्रिंग फोर्स वर्क करता है, और वो वर्क का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, राइट। अगर स्प्रिंग एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन जाता है तो स्प्रिंग फोर्स वर्क करता है, एंड वी नो दैट स्प्रिंग फोर्स इज अगेन अ कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करता है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। यानी कि जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक जब एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन जाएगा, स्प्रिंग फोर्स वर्क करेगा और ब्लॉक का, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आएगा। स्टूडेंट्स, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी आता है उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। सो वर्क डन by spring force, work done by spring force in displacing a particle, displacing the block, displacing a block from initial position xi to final position xf। ठीक है, आप यहाँ पे वी नो लिख सकते हो क्योंकि स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम लोग वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाल चुके हैं। तो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में इनिशियल पोजीशन xi से फाइनल पोजीशन xf तक अगर ब्लॉक डिस्प्लेस होता है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? यस, मैंने पढ़ाया स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के पहले वाला क्लास में मैंने पढ़ाया। इट इज हाफ ऑफ k xi स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ k xf स्क्वायर। ठीक है, k क्या था स्टूडेंट्स? k, यस, आपको याद होगा, वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, या उसको फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है, राइट। k इज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट स्प्रिंग फोर्स ने वर्क किया तो देयर विल बी सम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आएगा, तो वही अभी हम लोग निकालेंगे।
ठीक है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। नाउ वी नो change in elastic potential energy is equals to negative of work done by conservative force। यहाँ पे conservative force है spring force, ठीक है। आप work done equals to negative of change in potential energy लिखोगे या change in potential energy equals to negative of work done by conservative force लिखोगे, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स नो implies change in potential energy equals to negative of work done by spring force। work done by spring force तो हम लोग निकाल चुके थे, ये ऑलरेडी हम लोग को पता है स्टूडेंट्स, राइट। तो इसको अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। सो इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के एक्स आई स्क्वायर। दिस इज the formula for change in elastic potential energy। This is the formula for change in elastic potential energy when in a spring block system the block displaces from initial position xi to final position xl। समझ में आया स्टूडेंट्स? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? दो अलग अलग पोजीशन में ब्लॉक का दो अलग अलग पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी का चेंजेस है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इनटू पोजीशन। समझ में आया? स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी पार्टिकुलर पोजीशन में ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, इसका मतलब एक रेफरेंस पोजीशन चाहिए आपको। समझ में आ रहा है ना? रेफरेंस पोजीशन मतलब एक ऐसा पोजीशन जहां पे आप पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानेंगे। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? तो आपको ये सब चीज लिखना है। उसके बाद मैं इस फिगर को फिर से ले रहा हूं, ठीक है। इन सब चीज को मैं रैप कर सकता हूं अभी। तो अभी हम लोग किसी पार्टिकुलर पोजीशन में ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? यहां पे ये जो स्प्रिंग है ना स्ट्रेच्ड है ना कंप्रेस्ड है, ठीक है। तो जब स्टूडेंट स्प्रिंग ना स्ट्रेच्ड होता है ना कंप्रेस्ड होता है, तब जो स्प्रिंग का लेंथ होता है उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लेंथ, ठीक है। नेचुरल लेंथ। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल लेंथ में जो ब्लॉक का पोजीशन होता है, जब स्प्रिंग का लेंथ नेचुरल लेंथ होता है यानी कि ना स्ट्रेच्ड ना कंप्रेस्ड, तब जो ब्लॉक का पोजीशन होता है, इस पोजीशन को हम लोग इन जनरल एज ए रेफरेंस पोजीशन लेते हैं। इस पोजीशन को हम लोग इन जनरल एज ए रेफरेंस पोजीशन लेते हैं, जिसको मैंने स्टूडेंट्स लास्ट क्लास रिलैक्स्ड पोजीशन भी बोला था, राइट। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स, यहां पे xi क्या होगा? 0, ठीक है। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, यहां पे हम लोगों ने x का वैल्यू क्या लिया था? 0। यहां पे हम लोगों ने ओरिजिन लिया था, राइट। ध्यान से सुनना। और यहां पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या मानेंगे? 0। तो स्टूडेंट्स, आई रिपीट, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी यानी कि नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग का जब लेंथ नेचुरल लेंथ होता है, तब जो ब्लॉक का पोजीशन होता है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है या 0 लेते हैं? तो आंसर इज 0 लेते हैं, 0 मानते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आया? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दिस एज ए रेफरेंस पोजीशन, ठीक है। तो कोई दूसरा पोजीशन में
एक्सएफ ना लिख के अभी हम लोग लिखेंगे एक्स, ठीक है। और वहां पे स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, यूएफ ना लिख के लिखेंगे यू, यूएफ ना लिख के लिखेंगे यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आया स्टूडेंट्स? तो ये चीज अगर आप यहां पे बिठाएंगे स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग एक बार पहले जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक बार जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद बिठा देंगे। तो यूएफ के जगह पे बिठाएंगे यू, यूआई के जगह पे बिठाया 0, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, एक्सआई के जगह पे जैसे आप 0 बिठाओगे क्या हो जाएगा 0। सो u becomes equals to half of k x square। प्लीज ध्यान से सुनना पड़ेगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आप नेचुरल लेंथ में जो ब्लॉक का पोजीशन होता है, अगर आप इस पोजीशन को एज ए रेफरेंस पोजीशन मानते हो, इसका मतलब यहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हो, देन एट एनी अदर पोजीशन, प्लीज ध्यान से सुनना है, देन एट एनी अदर पोजीशन वेयर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, यहां से है ना एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पोजीशन, स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाया था ये सब चीज, ठीक है। देन एट एनी अदर पोजीशन whose displacement from the position of natural length, from the position of block in the natural length is half of kx square, half of kx square, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए, पूरा क्लियर होना चाहिए। मान लेते ये है नेचुरल लेंथ का पोजीशन, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो अगर ये हुआ यानी कि x स्ट्रेच्ड है, कहां से, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ नेचुरल लेंथ, या x कंप्रेस्ड भी हो सकता है लाइक दिस। मान लेते ये है नेचुरल पोजीशन, नेचुरल लेंथ का पोजीशन, x कंप्रेस्ड, ठीक है। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कितना है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आप नेचुरल लेंथ के पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कितना मान रहे हो, कितना पकड़ रहे हो, 0। कितना पकड़ रहे हो, 0। समझ में आया स्टूडेंट्स? हम लोग ऐसे कभी भी नहीं बोल सकते कि नेचुरल लेंथ में जो ब्लॉक का पोजीशन होता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है स्टूडेंट्स, वहां पे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी 0 माना, क्योंकि हम लोगों ने इसको एज ए रेफरेंस पोजीशन माना। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग ग्राउंड लेवल को या अर्थ सरफेस के लेवल को एज ए रेफरेंस लेवल मानते हैं, तो अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर एक पार्टिकल जिसका मास है m, उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh। सिमिलरली स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ में जो ब्लॉक का पोजीशन होता है, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ में जो ब्लॉक का पोजीशन होता है, अगर उसको हम लोग ऐसे रेफरेंस पोजीशन मानते हैं, तो जब ब्लॉक x स्ट्रेच्ड होगा, यानी कि स्प्रिंग जब x स्ट्रेच्ड होगा, यानी कि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x, या स्प्रिंग x कंप्रेस्ड होगा, या ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगेन x, देन सिस्टम का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ ऑफ kx स्क्वायर। ठीक है। रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लेवल में पोटेंशियल एनर्जी 0
नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो मानते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया?